इधर हाइपरटेंशन अवेयरनेस वीक चल रहा था, तो मैंने ये सोचा कि आज आप लोगों को हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ मेडिकल टिप्स दूं। तो इसलिए मैंने आज इस विषय को ब्लड प्रेशर क्या है, पहले व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द लैटरल प्रेशर ऑफर्ड बाय द ब्लड वेसल ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ ब्लड। चाहे वो आर्टरीज के अंदर से जब ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसका जो लैटरल प्रेशर जो होता है, जो लैटरल प्रेशर यानी ब्लड अगर इधर जा रहा है तो इसके ब्लड वेसल के अंदर से जो लैटरल प्रेशर होता है, एक्सर्ट होता है, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। चाहे वो आपके आर्टरीज में हो, चाहे वेन्स में हो, चाहे कैपिलरीज में हो, चाहे तो इसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर जो होता है, एक तो होता है जिसको हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं, दूसरा होता है वाइट कोट हाइपरटेंशन जिसको हम लोग कहते हैं, और तीसरा जो होता है उसको हम लोग रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसके बारे में कल मैंने डिटेल में आप लोगों के सामने बातें रखी थी। तो अब हमको जानना पड़ेगा ये ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है ब्लड प्रेशर का, तो वो हम लोग साइकोलॉजिकल कहते हैं, जिसको या तो आपको कहते हैं कि हम लोग जो है ये वाइट कोट हाइपरटेंशन है, या दूसरा जो हम लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये एसेंशियल हाइपरटेंशन है। तो इसका कारण क्या है? जो सबसे पहला कारण, जो सबसे मूल कारण होता है, तो ये रेनल कॉज होता है। इसमें रेनल आर्टरी में स्टेनोसिस हो सकती है, उसके कारण से ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसके रेनल पैरेन्काइमल डिजीज़ के कारण से ब्लड प्रेशर हो सकता है। रेनोवैस्कुलर कॉज हो सकता है। चौथा आपका क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के कारण से हो सकता है। पांचवा अपना फियोक्रोमोसाइटोमा, रेनल पोल जो होता है उसमें एक प्रकार का ट्यूमर होता है जिसको हम लोग कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। तो उससे क्या होता है कि वीएमए रिलीज होता है, जिसको हम लोग वेनाइल मैंडेलिक एसिड कहते हैं, जो कि यूरिन की जांच की जाती है। 24 आवर्स यूरिनरी जांच होती है, उसके अंदर वीएमए की जांच होती है, जो कि थोड़ी कॉस्टली जांच होती है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि किसी को फियोक्रोमोसाइटोमा नाम का ट्यूमर तो नहीं है, जिसके कारण से तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा एब्रप्ट शूट तो नहीं कर रहा है। तीसरा जो कारण हम लोग इसमें बोलते हैं, तो ये लाइफ स्टाइल के कारण से भी होता है। अगर किसी की लाइफ स्टाइल बहुत ही सेडेंट्री है, कोई वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम आप निकले गाड़ी पे बैठे और गाड़ी से आए फिर बैठे गाड़ी पे गए, तो इस तरीके से अगर किसी इंसान की ज़िंदगी रहती है, अगर लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है तो भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। स्मोकिंग एक प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होता है, स्मोकिंग के कारण से हो सकता है, अल्कोहल के कारण से हो सकता है। दूसरे जो आपके हो सकता है डिसइलेक्ट्रोलीनिया के कारण से, अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो उसके कारण से हो सकता है। थायराइड डिजीज़ में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कुशिंग सिंड्रोम में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरे आपके जैसे स्लिप ऑब्स्ट्रक्टिव स्लिप एपनिया जिसको वो ऐसे कहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। कुशिंग सिंड्रोम में हो सकता है। दूसरा कोआर्टिशन ऑफ एओर्टा में ब्लड प्रेशर जो है ये इंसान का बढ़ सकता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो हम आपको बताएंगे कि इसमें परहेज़ क्या इंसान को करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ परहेज़ में इंसान को ये करना चाहिए कि आप जो है एक्स्ट्रा सॉल्ट बिल्कुल ना लें, सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट कर दें, जिसको हम लोग कहते हैं सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, यानी ऊपरी नमक नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग समझाने के लिए कहते हैं अलग से नमक बिल्कुल ना लें। जो नमक सलाद में पड़ता है, बाजारू नमकीन में पड़ता है, आलू के चिप्स में पड़ता है, नमकीन बिस्किट में पड़ता है, भुना भूजा मूंगफली के दाने के साथ जो नमक होता है, माटे के साथ जो नमक होता है, उसको बिल्कुल ना लें। दूसरी चीज़ क्या करें, आप स्मोकिंग छोड़ दें। दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, उसको छोड़ दें। चौथी चीज़ ये कि अपनी लाइफ स्टाइल बेटर करें। मॉर्निंग वॉक 40 मिनट की मॉर्निंग वॉक दिन में करें, 40 मिनट की मॉर्निंग वॉक आप रात में करें, और खाने से पहले रात में शाम को जिसको कहते हैं वो कर लें। उसके बाद जो है आप जो है
इसमें आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप जो है लाइफस्टाइल में अपने एक्सरसाइज लाएं, जैसे स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज जो हम लोग बराबर बताते रहते हैं, आपके डॉक्टर्स जो बताते हैं उनको आप स्ट्रेचेबल एक्सरसाइज को करें। एंजाइटी, टेंशन, इन सब चीज़ों से आप अपने को दूर रहें, मेडिटेशन करें, योगा करें, इन सब चीज़ों का सहारा आपने, तो आपको आपका काफ़ी हद तक आप ब्लड प्रेशर से बचे रहेंगे। चौथी चीज़ ये करते हैं हम लोग इसमें ड्रग्स भी देते हैं। अगर इन सब चीज़ों से, इन सब उपायों से अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता तो उसमें हम लोग बहुत सारी दवाएं देते हैं। वो आदमी के कॉज के हिसाब से हम लोग उसमें एंटी हाइपरटेंसिव का सिलेक्शन करते हैं। वो आपके अपने कार्डियोलॉजिस्ट को आप दिखा के वो उस हिसाब से करते हैं। उसमें हम लोगों पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जैसे हम लोग सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन उसमें ईसीजी करते हैं। ईसीजी करके देख लेते हैं कि उसमें कहीं बॉर्डर लाइन LVH वगैरह तो नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंसिव तो नहीं है। मरीज़ का एक्सरे करते हैं। आप कहेंगे कि ब्लड प्रेशर है तो एक्सरे की क्या ज़रूरत है? एक्सरे करने से ये पता लगता है कि आपका कार्डियक नकल प्रोमिनेंट है कि नहीं है, आप कितने दिन से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, इसको देखना पड़ता है। तीसरी चीज़ उसमें जो हम लोग करते हैं, लिपिड प्रोफाइल करके देखते हैं कि उसमें कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, कहीं आपका सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं ट्राइग्लिसराइड तो नहीं बढ़ा है। इसमें थायराइड प्रोफाइल करके हम लोग देखते हैं। इसमें शुगर करके हम लोग देखते हैं कि कहीं आपको शुगर के कारण से भी, शुगर आप जानते ही हैं कि उससे भी ब्लड प्रेशर होता है। चौथी पांचवी चीज़ जो हम लोग इसमें बताना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि अल्ट्रासाउंड करके हम लोग कार्डिको मेडुलरी डिफ्रेंशिएशन देखते हैं। दूसरे आँखों का फंडस करके रेटिनल आर्टरी देखते हैं कि कहीं रेटिनल आर्टरी का प्रेशर तो नहीं बढ़ा हुआ जिसकी वजह से वहाँ कोई लीक वगैरह तो नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद यूरिनरी BMA करा के देखते हैं। अगर कॉज इन सब जांचों से नहीं पता चल रहा है तो वो बाकी यूरिया क्रिएट्स, KFT जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो करके हम लोग देखते हैं यूरिया क्रिएटिनिन तो कहीं CKD वगैरह, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या एडवांस रेनल फेलियर वगैरह तो नहीं है, उसको देखना पड़ता है। छठी चीज़ जो हम लोग करते हैं, जो सबसे ये होता है ज़रूरी होता है, उसको हम लोग ईको कहते हैं। ईको करने के बाद उसमें लेते हैं कि उसमें सेगमेंटल वॉल मोशन एबनॉर्मलिटी वगैरह, हार्ट हृदय का घात वगैरह हुआ है कि नहीं। दूसरी चीज़ उसमें हम लोग हाइपोकाइनेशिया वगैरह है कि नहीं, LVH है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वगैरह है कि नहीं, इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है, ये सब चीज़ें ईको द्वारा पता लगती हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने से दिखाई देते हैं, पता चलता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, फिर ड्रग्स का सिलेक्शन करते हैं कि किस इंसान को कौन सी दवा देनी है। अब ये नहीं कि अगर किसी को ब्रोंकियल एस्थमा है तो उसमें हम एम्लोप्रेस 80 दे दें, किसी को प्रेगनेंसी है तो उसमें अलग दवा चलती है, ब्रोंकियल एस्थमा में अलग दवा चलती है। ये नहीं कि सबको हम एम्लोप्रेस 80 ही प्रेस्क्राइब कर दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर इसमें रेनल कॉज है तो उसमें उस हिसाब से सिलेक्शन करना चाहिए। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह, टेलमिसार्टन वगैरह, इसका सिलेक्शन करना चाहिए। तो ये अपने डॉक्टर्स को बिना दिखाए, ये नहीं कि मेडिकल वाले की उससे आप जो है ब्लड प्रेशर की एम्लोप्रेस 80 उठा के सब में, हमारे ब्रोंकियल एस्थमा में भी वही दे रहे हैं, डायबिटिक में भी वही दे रहे हैं, प्रेगनेंसी में भी वही दे रहे हैं। तो इस तरह से बिल्कुल ना करें। इसमें आप लोग जो है अपने डॉक्टर्स के पास जाएं, उनको अपनी परेशानी बताएं, डॉक्टर से पूरा बाकायदा वो पूछ के उसी हिसाब से आप ट्रीटमेंट लें। थैंक यू।